हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। एक बार फिर से मेरे केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। लगभग 6 दिनों से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, कुछ परेशानियां थी। खैर, लास्ट का जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर था। तो जो चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसमें हम लोगों ने देखा लगभग सारे टॉपिक को कवर किया जा चुका है। सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है, वो है कोरोजन। तो चलिए बिना टाइम को कंज्यूम किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोरोजन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो कोरोजन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए कोई ये कुकिंग यूटेंसिल्स है। जब खरीद के लाते हो तो उसमें क्या होता है कि इसका जो शाइनिंग अपीयरेंस होता है, इसको देखने में इसका जो होता है ये ब्राइट लगता है या इसका शाइनिंग अपीयरेंस कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो है इसका शाइनिंग अपीयरेंस जो है वो रिड्यूस होते चला जाता है और फाइनली देखोगे इट लुक्स लाइक ए अगली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक्चुअल में ये जो आपका कुकिंग यूटेंसिल्स था इसमें क्या हुआ, एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो लेयर जो डिपॉजिट हो जाता है इसको बोलते हैं अनडिजायर्ड जो सब्सटेंस का जो लेयर होता है वो डिपॉजिट हो जाता है मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझे तो ये ऐसा हो सकता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ undesired compounds on the surfaces of metallic objects is called corrosion of metals। मतलब कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अनडिजायर्ड सब्सटेंस जो होगा या अनडिजायर्ड कंपाउंड्स होगा और वो वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, और वो एक्चुअल में जो डिपोजिशन जो होता है ये अनडिजायर्ड जो सब्सटेंस का ये इनसॉल्युबल इन नेचर होता है, यानी वाटर से भी ये नहीं जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स का जो सेकेंड नेम है आप इसको कैंसर ऑफ मेटल्स भी बोल सकते हो। आप इसको कैंसर ऑफ मेटल्स भी बोल सकते हो। तो इस तरह करके हम लोगों ने ये देखा कि वो डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि एक्चुअल में जो कोरोजन होता है वो कैंसर ऑफ मेटल्स है। और फाइनली ये धीरे धीरे जो है इसका लाइफ स्पेन कम हो जाता है और फाइनली ये अल्टीमेटली ये डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो इस तरह करके ये कोरोजन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग ये समझेंगे टाइप्स ऑफ कोरोजन क्या है, कैसे इसको जो है डिफाइन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्चुअल में टाइप्स ऑफ कोरोजन है। तो कोरोजन को एक्चुअल में देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वेट कोरोजन और सेकेंड है यहाँ पे ड्राई कोरोजन। अब ये वेट कोरोजन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे O2 एंड H2O का इंपैक्ट होता है, यानी H2O के कारण यहाँ पे इसका नाम वेट कोरोजन हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं वेट कोरोजन में होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपर है, कॉपर में क्या होता है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ CO2 के साथ और प्लस H2O के साथ जब कांटेक्ट करता है तो उस केस में फाइनली ये CuOH का होल 2 बनाता है और साथ में CuCO3 बनाता है। आप देखोगे कि एक्चुअल में जो कॉपर है ये ब्राउन कलर का है, लेकिन जब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इसको हम लोग बेसिक कार्बोनेट बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक कार्बोनेट। अब यहाँ पे बेसिक कार्बोनेट नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि OH है, OH हाइड्रोक्साइड है, बेसिक इन नेचर है, और CO3 यहाँ पे कार्बोनेट है, इसलिए इसका नाम बेसिक कार्बोनेट हो गया। तो कॉपर में यदि O2 CO2 और H2O का जब इंपैक्ट होता है तो उस केस में ये बेसिक कार्बोनेट होता है, और ये कॉपर के ऊपर जो डिपोजिशन होता है वो एक सब्सटेंस का यानी कार्बोनेट का और हाइड्रोक्साइड का जो है डिपोजिशन होता है, और ये फाइनली ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका जो बेसिक कार्बोनेट होगा वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है ये भी जो है इसको भी हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर, आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल था जो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि वेट कोरोजन का एग्जांपल क्या हो सकता है। तो कॉपर के थ्रू मैंने समझाया कि कॉपर में यदि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यदि इंपैक्ट होता है तो उस केस में ये बेसिक कार्बोनेट बन जाता है, और कॉपर में हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का एक लेयर आ जाएगा और फाइनली ये जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेम मैनर यदि Fe की बात करूं,
Fe में यदि ऑक्सीजन और H2O का यदि इम्पैक्ट होता है तो उस केस में ये यहाँ पे बनाता है Fe2O3 और डॉट X अमाउंट ऑफ H2O होता है। यहाँ पे मैं H जोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे X अमाउंट ऑफ H2O इसलिए होता है कि हर एक आयरन आर्टिकल्स में जो वाटर की जो एसोसिएट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। इसलिए यहाँ पे X अमाउंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो Fe प्लस O2 कंबाइन, अब यहाँ पे देखोगे Fe2 O यहाँ पे 2, यहाँ 3 है, आप इसको 3/2 कर लो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3O बच जाएगा, तो इस तरह करके हम लोगों ने ये समझा यहाँ पे कि Fe यदि एग्जाम्पल है यहाँ पे तो किस तरह से जो है हम यहाँ पे इसको समझा सकते हैं Fe को भी कि वेट कोरोजन का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एल्युमिनियम में भी आप इस तरह से ही आप दे सकते हो। एल्युमिनियम का भी एग्जाम्पल आप ले लो, Al प्लस O2 प्लस H2O, ये भी जब कंबाइन करता है तो ये बनता है Al2O3, वही X अमाउंट ऑफ H2O हो जाएगा यहाँ पे भी, और फाइनली ये 2L, ये 3/2 हो जाएगा, फिर कट के वो कैंसिल होके वो 3O हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ जाना या Fe के ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है यहाँ पे रस्ट हो गया, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है यहाँ पे एक ब्राउन कलर का डिपोजिशन होता है आयरन के ऊपर, और यही ऑक्साइड है, यानी आयरन ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड का लेयर आता है। एल्युमिनियम में भी ऑक्साइड का लेयर आता है, ये इनसॉल्युबल होता है और ये क्या करता है, फाइनली ये जो है मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह करके हम लोगों ने इस पार्ट को समझा कि वेट कोरोजन एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पे एक ड्राई कोरोजन है। ड्राई कोरोजन इसलिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर इसका दिया गया क्योंकि यहाँ पे H2O का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं सिल्वर की, अब यहाँ पे यदि सिल्वर की जब बात करूंगा तो आप देखोगे ड्राई कोरोजन के लिए जो एक्चुअल जो रेस्पॉन्सिबल है वो है H2S गैस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो Ag क्या होगा, ये H2S के साथ जब रिएक्ट कर जाएगा तो फाइनली ये बना लेगा Ag2S और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा। तो इस तरह करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है ड्राई कोरोजन है। ड्राई कोरोजन में H2S रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि सिल्वर को जो है लॉन्ग पीरियड के लिए यदि एटमॉस्फेरिक एयर में यदि छोड़ दिया जाता है तो उस केस में जो है सिल्वर के ऊपर सल्फाइड का एक लेयर आ जाता है, और सल्फाइड के कारण जो है ये सिल्वर जो है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर, तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, क्योंकि ये सिल्वर और गोल्ड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लिस्ट रिएक्टिव होता है। ये सबसे, यदि रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने इसमें पढ़ाया हुआ फर्स्ट वीडियो में ही आप देख लेना, वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो सबसे लास्ट में आता है गोल्ड यहाँ पे। तो गोल्ड और सिल्वर जो होता है लिस्ट रिएक्टिव होता है, उसके ऊपर O2 और H2O का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, या यूं बोल सकते हो नेग्लिजिबल इंपैक्ट होता है। जो इंपैक्ट होता है एक्चुअल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का होता है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेरिक एयर में है, और इसके कारण क्या होता है, जो सिल्वर का जो कलर होता है उस पर वो ब्लैक हो जाता है क्योंकि उस पर सल्फाइड का लेयर आ जाता है। तो इस तरह करके हम समझ सकते हैं कि वेट कोरोजन क्या होता है और ड्राई कोरोजन क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कोरोजन के ऊपर आते हैं। एडवांटेज, अब कोई ये बोले कि कोरोजन का कोई एडवांटेज भी हो सकता है, जी इसका एडवांटेज भी होता है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कुकिंग यूटेंसिल्स है, एल्युमिनियम का बना हुआ कुकिंग यूटेंसिल्स है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, मान लीजिए इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ गया, ये ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। अब ये जो Al2O3 बोल रहे, जो पीछे जो इसमें इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने इसका जो है इक्वेशन भी दिया है, X अमाउंट ऑफ H2O। अब इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ गया, तो ये क्या करता है, ये ऑक्साइड का जो लेयर है अब इसके ऊपर तो डिपॉजिट हो गया, साथ में ये इनसॉल्युबल भी है।
तो फाइनली क्या करता है, जो नेक्स्ट जो ऑक्सीजन और H2O जो है इस पे जब अटैक करता है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर में जो H2O प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब इस पे अटैक करता है तो क्या ये ऑक्साइड का जो लेयर जो इसके ऊपर डिपॉजिट है इसको फर्दर कोरोजन होने से बचाता है। मतलब ये ऑक्साइड का लेयर अब इसको ऑक्सीजन और H2O को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता है, और इस तरह करके जो है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे मान लीजिए आपके पास टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स है, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका गाड़ी का ये जो है टू व्हीलर्स का ही मानते हैं, तो ये मान लीजिए मोटर गार्ड है और यहाँ पे गाड़ी का व्हील है। अब ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए जब रेनी सीजन में क्या होता है, जब मडी वाटर होता है, जब ये गाड़ी का व्हील जो है जब रोटेट करेगा तो उस केस में क्या होगा, जो मडी वाटर होता है इसके ऊपर आके ये डिपॉजिट हो जाता है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और कुछ देर के बाद जो है ये ड्राई भी हो जाता है। तो फाइनली क्या होता है, फिर सेकेंड डे थर्ड डे जब आप गाड़ी से फिर निकलते हो तो ये व्हील जो है फिर मडी वाटर जब लेके अब इसके ऊपर जब अटैक करता है तो ये जो ड्राई जो मड यहाँ पे जो डिपॉजिट हो गया है, अब क्या करता है, ये मडी वाटर को यहाँ पे आने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये प्रिवेंट करता है या चेक करता है, और इस तरह करते इसको फर्दर कोरोजन होने से भी बचा लेता है। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी एल्युमिनियम पे भी यही कहानी है कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उस पे जो ऑक्साइड का जो लेयर होता है, वो ऑक्साइड का लेयर क्या करता है कि ये O2 और H2O जो एटमॉस्फेरिक O2 और H2O है वो वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से उसको चेक करता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो इस तरह करके जो है ये लाइफ पीरियड को बढ़ा भी देता है। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तो लाइफ पीरियड कम हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता है, इस तरह ये लाइफ पीरियड को बढ़ा देता है। तो इस तरह करके जो है यहाँ पे एक इसका फर्स्ट एडवांटेज आपको देखने को मिला। इसका सेकंड एडवांटेज भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन स्क्रैप है या मान लीजिए आयरन नेल है। अब इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए अर्थ पे चला गया, अर्थ पे क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जो है ये आयरन में ऑक्साइड का लेयर आके डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब इसको बोल सकते हैं इसमें रस्टिंग हो गया, आयरन का रस्टिंग हो गया। अब क्या होता है, जब ये रस्टिंग हो जाता है तो फाइनली क्या होता है, ये एक्चुअल में ये सॉइल में चला जाता है और क्या करता है, ये क्रॉप के लिए जो है काफी यूजफुल होता है। तो इस तरह करके जो है ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वहां पे वो आयरन ऑक्साइड के रूप में जो है वो सॉइल में मिक्स कर जाता है। तो इस तरह करके इसका दो एडवांटेज था जो यहाँ पे हम लोगों ने समझा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जो है लास्ट जो टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को एक्सेलरेट करते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक पे आता है। यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ पे कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। कौन कौन से ऐसे कंडीशन है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेंसिडिटी को एक्सेलरेट करते हैं। तो रेट ऑफ रेंसिडिटी को एक्सेलरेट करने में सबसे फर्स्ट है यहाँ पे O2 एंड H2O। आप एक बात को ध्यान में बना लो कि O2 हो या H2O हो, कभी भी अकेले जो है आइसोलेट तरीके से कभी भी किसी मेटल को रस्ट नहीं कर सकता है, ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों का रहना जरूरी है, यानी O2 और H2O कभी भी अकेले इसका इंपैक्ट नहीं होगा। तो H2O और O2 जब एक साथ हो जाएगा तो ही जो है किसी भी आयरन आर्टिकल्स हो, चाहे कोई भी मेटॉलिक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो है अनडिजायर्ड कंपाउंड्स का जो है डिपोजिशन होना शुरू होता है, यानी O2 और H2O बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड फैक्टर, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एयर में SO2 है, CO2 है, ये सब भी जो है कुछ जो गैसेस है ये भी जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। और ये कैसे होगा, तो जैसे CO2 है H2O के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो फाइनली यहाँ पे H2CO3 बना लेता है, या SO2 आता है H2O के साथ कांटेक्ट में आता है तो H2SO3 बना लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब ये क्या करता है, CO2 और H2O, चूंकि H2CO3 है और SO2 प्लस H2O H2SO3 है, ये एक्चुअल में एसिडिक इन नेचर होता है, और एसिडिक इन नेचर होने के कारण क्या करता है, ये जो रस्टिंग है इसके प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, यानी कि आप यूं बोल सकते हो कोरोजन के रेट को वो इंक्रीज कर देता है। तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है।
तो इस तरह एसिड भी जो है यहाँ पे इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे थर्ड फैक्टर है, कुछ सॉल्ट भी हो सकते हैं। सॉल्ट में जैसे कोई भी सॉल्ट, यहाँ पे NaCl हो सकता है, आपका MgSO4 हो सकता है, ETC कोई भी। तो ये सब सॉल्ट यदि वाटर में डिजोल्व है तो वाटर में डिजोल्व होने के कारण ये सब सॉल्ट भी जो है क्या करते हैं, रस्टिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, या यूं बोल लो कॉर्जन के रेट को ये एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पे NaCl, MgSO4 जितने तरह के सॉल्ट होते हैं, Na2SO4 हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह करके ये जितने तरह के सॉल्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर में जो डिजोल्व होते हैं। और क्लोराइड भी हो सकता है, CaCl2 हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, MgSO4 है, CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट। तो ये सब जो वाटर सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं, ये सब सॉल्ट क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो कॉर्जन के रेट को ये एक्सेलरेट करते हैं। और इस तरह करके जो है ये रेट को जो इंक्रीज करने का जो रेट होता है उसको कम से कम ये 50 टाइम्स को इंक्रीज कर देते हैं, 50 टाइम्स ये इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे ये कंडीशन जो है, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग के लिए ये बहुत जरूरी था। खैर, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। और यदि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप बुक को स्टडी करो, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप काइंडली जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, और मैं प्रयास करूंगा, मैं रिप्लाई करने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करूंगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है, इस चैप्टर के सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, तो उसका सारे टॉपिक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जो है आप उसको स्टडी कर लेना। और जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। थैंक यू।